मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। पिछले व्याख्यान में क्राउन का एक सामान्य परिचय आपके सामने प्रस्तुत किया गया था और क्राउन के पद की जो योग्यताएं हैं जो पूरी तरह से परंपराओं पर आधारित है, कुछ कानून भी इसके बारे में बने हैं, उनके बारे में पिछले व्याख्यान में चर्चा हुई थी। आज सम्राट की शक्तियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले सम्राट की शक्तियों में पहला कार्यपालिका शक्तियां। सम्राट कार्यपालिका का अध्यक्ष है, उसके नाम से पूरे देश का शासन संचालित किया जाता है। जैसे भारत में राष्ट्रपति के नाम से भारत सरकार का, भारत शासन का संचालन किया जाता है, ठीक इसी प्रकार से इंग्लैंड में भी सम्राट के नाम से शासन का संचालन किया जाता है। इस प्रकार शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए सम्राट पूरी तरह से उत्तरदायी है। फिर वह नियुक्तियां करता है, जितने भी उच्च पदों पर नियुक्तियां हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, मंत्रिमंडल के सदस्यों को नियुक्त करना, मंत्रियों के विभिन्न विभागों का बंटवारा करना, राजदूत, न्यायाधीश, सेनापति, जितने भी उच्च पदाधिकारी हैं, समस्त पदाधिकारियों की नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती है। फिर वह विदेश संबंधों का निर्धारण करता है। विदेश किन देशों के साथ किस प्रकार का संबंध हो, विदेश नीति का संचालन, उसका निर्धारण किस प्रकार से हो, किस देश के साथ किस प्रकार का संबंध हो, ये सभी नीतियों को ही निर्धारित करता है। युद्ध और शांति की घोषणा करने का भी सम्राट को अधिकार है। वह विदेशों से संधि समझौते करता है और कर सकता है। इसके अलावा विदेशों से जो राजदूत इंग्लैंड में आते हैं, इन राजदूतों का वह स्वागत करता है। राजदूत सम्राट के समक्ष अपना परिचय पत्र पेश करते हैं। कहना चाहिए कि कार्यपालिका के क्षेत्र में सम्राट की शक्तियां सर्वोच्च हैं और वही व्यक्ति कार्यपालिका का प्रमुख होने के नाते सभी प्रकार के प्रशासनिक और शासनिक कार्यों के लिए उत्तरदायी है। ये सभी शक्तियां सम्राट में निहित हैं। दूसरा है विधायी। विधायी शक्तियों के अंतर्गत सम्राट संसद का, पार्लियामेंट का सत्र आहूत करता है, बुलाता है। संसद के अधिवेशन को, प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है। इसे सिंहासन भाषण कहते हैं, स्पीच फ्रॉम द थ्रोन। भारत में इसे राष्ट्रपति का अभिभाषण कहते हैं कि संसद सत्र के पहले दिन, वर्ष में संसद सत्र के पहले दिन दोनों सदन के सदस्य भारत में एक स्थान पर बैठते हैं और राष्ट्रपति का वहां पर अभिभाषण होता है। राष्ट्रपति अपने इस अभिभाषण में इस चीज को इंगित करते हैं कि संसद का सत्र बुलाए जाने का कारण क्या है और इस संसद में, मतलब कि इस सत्र में किन किन प्रमुख विषयों पर चर्चा होगी, इन सभी के बारे में राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देते हैं। यह अभिभाषण मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। राष्ट्रपति चुपचाप उस भाषण को पढ़ देते हैं। यही इसी प्रकार से इंग्लैंड में भी मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सम्राट के लिए अभिभाषण तैयार करता है और उस भाषण को सम्राट चुपचाप जाकर के पढ़कर सुनाते हैं। इसको सिंहासन भाषण कहते हैं। और सिंहासन भाषण के समय क्या होता है, इसकी चर्चा संसद के चैप्टर में करें। तो संसद का सत्र बुलाना, संसद में सिंहासन भाषण देना, संसद के सत्रों को स्थगित करना और आवश्यकता पड़े तो हाउस ऑफ कॉमन्स को भंग करना। फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सदस्यों को मनोनीत करना। ये फिर इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर करना। पहले सम्राट संसद के द्वारा पारित विधेयकों पर निषेधाधिकार वीटो का प्रयोग करता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सैकड़ों वर्षों से किसी सम्राट ने वीटो की शक्ति का प्रयोग नहीं किया है। इसलिए यह मान लिया गया है कि अब सम्राट वीटो का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 70 वर्ष के शासनकाल में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने कभी भी वीटो का इस्तेमाल नहीं किया। अंतिम वीटो का उदाहरण देता है महारानी एन, विलियम तृतीय की महारानी एन ने वीटो का प्रयोग किया था। उसके बाद से किसी भी सम्राट ने इसका उपयोग नहीं किया है।
और प्रदत्त विधान के अंतर्गत आदेश जारी करना या आदेशों पर हस्ताक्षर करना। ये प्रदत्त विधान क्या है? संसद के पास समय की कमी होती है तो वह विधेयक के मोटे प्रारूप पर चर्चा करके पास कर देती है, सम्राट का उस पर हस्ताक्षर हो जाता है। अब उस कानून को जब क्रियान्वित किया जाता है तो नियम बनाने की आवश्यकता पड़ती है। इन नियमों को प्रदत्त विधान के अंतर्गत बनाया गया आदेश या जारी किया गया आदेश करते हैं। मैं रिपीट करता हूं, संसद के पास समय की कमी होती है और संसद में कोई तकनीकी सदस्य नहीं होते, जबकि नियम बनाने के लिए तकनीकी ज्ञान की कौशल की आवश्यकता पड़ती है। तो भारत हो चाहे दुनिया के किसी भी देश में संसद जब विधेयक पास करती है, जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो उस कानून को क्रियान्वित करने के लिए नियमावली बनाई जाती है, नियम बनाए जाते हैं। जैसे भारत में ग्राम पंचायती पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। उस पंचायत अधिनियम में लिखा हुआ है कि सरपंच और पंचों का निर्वाचन होगा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार से। लेकिन सरपंचों पंचों का या जनपद पंचायत के सदस्यों का, जिला पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से होगा, कौन कौन सी योग्यताएं होंगी, कौन कौन सी उनमें क्षमताएं होंगी और किन किन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए निर्वाचन संपन्न होगा, इन सभी के बारे में नियम बनाने का काम प्रदत्त विधान बताता है। तो जितने भी नियम है, कोई भी कानून जब तक नियम लागू नहीं होगा, जब तक नियम नहीं बनेगा, कानून लागू नहीं किया जा सकता। जैसे संसद ने पारित किया कि विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाएगी, लेकिन छात्रवृत्ति किसको दी जाएगी, उस छात्र में कौन कौन सी योग्यताएं होंगी, उसको कितनी राशि दी जाएगी, उसको कब तक दी जाएगी, उसके पढ़ाई का स्टैंडर्ड क्या होगा, इन सभी चीजों के बारे में नियम बनाने का काम प्रदत्त विधान कहलाता है। और प्रदत्त विधान भारत में सरकारी अधिकारी या नौकरशाहों के द्वारा काम किया जाता है। विधि विभाग की स्वीकृति उस पर ली जाती है, फिर राज्यपाल या राष्ट्रपति की स्वीकृति दी जाती है। ये प्रदत्त विधान है। प्रदत्त मतलब दिया गया, विधान मतलब कानून बनाने का काम। कानून बनाने का काम व्यवस्थापिका का है, लेकिन वह किसको दिया जाता है, कार्यपालिका। ये प्रदत्त विधान का अर्थ है। तीसरा है वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत बजट पर हस्ताक्षर करना ये सम्राट का कार्य है। बजट को वह अस्वीकार नहीं कर सकता। वैसे तो वो किसी भी चीज को अस्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन भारत के समान बजट को भी सम्राट अस्वीकार नहीं कर सकता, उस पर हस्ताक्षर करता है। फिर चौथा है न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत सम्राट को न्याय का स्रोत माना जाता है। इंग्लैंड में सभी प्रकार के न्यायिक कार्य सम्राट के नाम से किए जाते हैं और वह अपराधियों को क्षमा प्रदान कर सकता है। भारत में जिस प्रकार से राष्ट्रपति को क्षमा प्रदान करने का अधिकार है, ठीक इसी प्रकार से इंग्लैंड में भी सम्राट को दंड में कमी करना, दंड को बदलना, दंड को क्षमा कर देना, ये सभी प्रकार के अधिकार सम्राट को प्राप्त है। और अन्य शक्तियों के अंतर्गत पियर और नाइट बनाना। पियर और नाइट उपाधियां हैं। पियर की उपाधि जिसको दी जाती है वो अपने नाम के आगे लॉर्ड लिखता है, और नाइट उपाधि जिसको दी जाती है वो अपने नाम के आगे सर लिखता है। जैसे भारत के रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार मिला था, और उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि दी गई थी, नाइट उपाधि दी गई थी, तो सर को अपने नाम के आगे लिखते थे। लेकिन मिलने के कुछ ही समय के बाद जब जलियांवाला बाग कांड हुआ तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने विरोध स्वरूप नाइट उपाधि का परित्याग कर दिया, वापस कर दिया। तो पियर और नाइट बनाता है सम्राट। वह चर्चों का अध्यक्ष है। इंग्लैंड इसकी समस्त चर्चों का अध्यक्ष सम्राट होता है। वह विभिन्न चर्चों में बिशप और आर्क बिशप की नियुक्ति करता है। बिशप का मतलब होता है चर्चों का मुखिया, पादरी।
फादर जिसे करते हैं, फादर के नाम से जिसे संबोधित किया जाता है, इनकी नियुक्ति करता है। वह चर्चों का प्रमुख व्यक्ति होता है और वह धार्मिक नियमों के अंतर्गत वह धार्मिक नियमों का आदेश जारी करता है। मतलब धार्मिक नियम सम्राट की स्वीकृति से ही वहां पर लागू किए जा सकते हैं, जारी किए जा सकते हैं। तो धार्मिक नियमों पर स्वीकृति देता है। इसके अलावा वह राष्ट्रमंडल का क्या है? राष्ट्रमंडल क्या है? ये तो आप जानते ही होंगे कि किसी जमाने में ब्रिटिश साम्राज्य में सूर्यास्त कभी नहीं होता, दुनिया भर में उसके उपनिवेश फैले हुए थे। तो ब्रिटिश दिमाग, अंग्रेजों का दिमाग आप जानते हैं, उन्होंने सोचा कि क्यों न हम अपन उपनिवेशों के प्रमुखों को मिला करके एक संस्था का निर्माण करें और इस प्रकार से कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल का उत्पत्ति हुई। तो उपनिवेशों के जितने प्रमुख होते थे, गवर्नर जनरल, ये सब अंग्रेज होते थे, लेकिन विभिन्न उपनिवेशों में प्रमुख के रूप में काम करते थे। तो भारत सहित जितने भी उपनिवेश इंग्लैंड के थे, इन सभी के मुखिया मतलब गवर्नर जनरलों को मिला करके एक राष्ट्रमंडल का निर्माण किया गया। इसमें गवर्नर जनरल भाग लिया करते थे, उसमें विभिन्न उपनिवेशों का ये गवर्नर जनरल प्रतिनिधित्व करते थे। तो होता क्या था, केवल गेट टुगेदर, आपस में मिलना, कुछ बातें करना, उपनिवेशों का शोषण और कैसे किया जाए, ये सब गुप्तगुप्त करती थी। तो इसका नाम दिया गया ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल। जब भारत आजाद हुआ तो भारत के सामने समस्या आई कि भारत राष्ट्रमंडल में बना रहेगा या नहीं, क्योंकि 1947 के पहले भारत भी राष्ट्रमंडल का सदस्य था और भारत का गवर्नर जनरल इस राष्ट्रमंडल की बैठक में जाकर उपस्थित होता था भारत की ओर से। तो जब 1947 में समस्या आई तो पंडित नेहरू और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने, सरकार ने तय किया कि भारत राष्ट्रमंडल में बना रहेगा। लेकिन एक अनुरोध किया गया कि इस ब्रिटिश राष्ट्रमंडल शब्दावली में से ब्रिटिश शब्द को हटा दिया जाए, केवल राष्ट्रमंडल रखा जाए। इंग्लैंड सहमत हो गया और उसमें से ब्रिटिश शब्द हटा गया, राष्ट्रमंडल बना। इस राष्ट्रमंडल का अभी भी अस्तित्व है। अभी आपको याद होगा, थोड़े दिन पहले राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, उसमें भारत ने भी खूब सारे गोल्ड मेडल प्राप्त जीता था। ये राष्ट्रमंडल खेल है। तो जो देश किसी जमाने में भारत इंग्लैंड के उपनिवेश थे, आज स्वतंत्र हो गए हैं या नहीं हुए, वैसे तो सभी के सभी स्वतंत्र हो चुके हैं। तो इन सभी देशों को मिला करके जो संगठन बना है वो राष्ट्रमंडल कहलाता है। राष्ट्रमंडल देशों का सम्मेलन भी समय समय पर होता है। वैसे परंपरा थी कि हर 3 वर्ष में एक बार राष्ट्रमंडल देशों का सम्मेलन होगा। इसमें लगभग 50-54 देश हैं इस राष्ट्रमंडल में। अच्छा, इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान एक विशेष है कि जब ये राष्ट्रमंडल के सदस्य देश एक दूसरे देशों को राजदूत भेजते हैं, तो ये राजदूत नहीं कहलाते, उच्च आयुक्त कहलाते हैं, हाई कमिश्नर, उच्च आयुक्त। जैसे भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, ऑस्ट्रेलिया भी राष्ट्रमंडल का सदस्य है। तो जब भारत ऑस्ट्रेलिया को राजदूत भेजेगा या ऑस्ट्रेलिया का राजदूत भारत में आएगा, तो ये राजदूत नहीं कहलाते, ये हाई कमिश्नर या उच्च आयुक्त कहलाते। लेकिन अमेरिका राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं है, तो भारत यदि राजदूत अमेरिका भेजेगा तो वो राजदूत कहलाएगा, उच्चायुक्त नहीं कहलाएगा। तो राष्ट्रमंडल सदस्य देशों में भी जब राजदूतों का आदान प्रदान होता है तो उनको राजदूत नहीं कहते, उनको हाई कमिश्नर या उच्च आयुक्त कहते हैं। ये राष्ट्रमंडल है और इस राष्ट्रमंडल का मुखिया ब्रिटिश सम्राट होता है। जब भारत में राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन हुआ था, शिखर सम्मेलन का मतलब जिस सम्मेलन में विभिन्न देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री भाग लेते हैं, शिरकत करते हैं, उसे शिखर सम्मेलन कहते हैं।
तो जब कभी भारत में राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन हुआ, उसमें ब्रिटिश सम्राट भाग लिया है, साम्राज्य आई है भारत। ये जो राष्ट्रमंडल का मुखिया ब्रिटिश सम्राट माना जाता है, तो ब्रिटिश सम्राट राष्ट्रमंडल का मुखिया। आगे की चर्चा फिर करेंगे इस संदर्भ में। वैसे अभी भी की जा सकती है कि दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं, लगभग इनकी संख्या 13-14 है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जमैका आदि ऐसे देश हैं जिनको अधिराज्य की स्थिति प्रदान की गई। अधिराज्य, डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस क्या है? जैसे कहा जाता है कि 1 जनवरी 1901 को ऑस्ट्रेलिया को डोमिनियन स्टेटस दिया गया। इसका मतलब आंतरिक स्वायत्तता, मतलब कि स्वतंत्रता तो दे दी गई कि आप अपने देश का शासन अपने इच्छानुसार चला सकते हैं, लेकिन जब आप विदेश संबंध स्थापित करेंगे तो आप कोशिश करिए कि आपकी नीति इंग्लैंड के विरुद्ध न होने पाए। यदि इंग्लैंड के विरुद्ध जाता भी है तो कोई परेशानी ज्यादा नहीं है, लेकिन चूंकि औपनिवेशिक स्वराज्य दिया गया है, इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप इंग्लैंड के विरुद्ध को विदेश नीति नहीं बनाएंगे। और दूसरी चीज, इन देशों की प्रजा ब्रिटिश सम्राट की प्रजा मानी जाती है। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इन देशों की प्रजा ब्रिटिश सम्राट की प्रजा मानी जाती है। तो जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के नागरिक ऑस्ट्रेलिया के नहीं होते, नागरिक तो ऑस्ट्रेलिया के होते हैं, लेकिन वहां की प्रजा ब्रिटिश सम्राट की प्रजा मानी जाती है। और तीसरी चीज, इन औपनिवेशिक स्वराज्य वाले देशों में जो राष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रपति नहीं कहलाता, उसके गवर्नर जनरल कहते हैं। और इस गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट अपने हस्ताक्षर और पत्र मुद्रा से करता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रपति नहीं है, गवर्नर जनरल है, नाम मात्र का शासक है। ऑस्ट्रेलिया का मंत्रिमंडल जिस व्यक्ति का नाम रिकमेंड करके सम्राट को भेजता है, सम्राट को हस्ताक्षर कर देते हैं और वह व्यक्ति गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। ये इसमें 3 चीजें कि ये यहाँ की प्रजा ब्रिटिश प्रजा मानी जाती है, सम्राट की प्रजा मानी जाती है, यहाँ पर गवर्नर जनरल का पद होता है, और तीसरी चीज विदेश नीति के क्षेत्र में इनसे अपेक्षा की जाती है कि भाई आप हमारे विरुद्ध मत जाएंगे, क्योंकि हम एक ही सम्राट की प्रजा है। ये अधिराज्यों का अर्थ है। ऐसे इन देशों की संख्या लगभग 13-14 है। और देखिए, अभी ब्रिटिश साम्राज्य की मृत्यु हुई है 8 तारीख को, पिछले गुरुवार की रात को। तो इन देशों में भी शोक दिवस ब्रिटिश सम्राट की मृत्यु के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। यह है अधिराज्य और कॉमनवेल्थ के बारे में सामान्य सी जानकारी। तो कहना चाहिए कि ब्रिटिश सम्राट को कार्यपालिक, विधायी, वित्तीय, न्यायिक और अन्य कई प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं। और इस प्रकार से कहा जा सकता है कि ब्रिटिश सम्राट सभी प्रकार की शक्तियों से युक्त है। लेकिन जैसा कहा जाता है, इंग्लैंड में जो है वो वास्तविक रूप में नहीं है, और जो वास्तविक रूप में है वैसा दिखता नहीं। जैसा दिखता है वैसा है नहीं, जैसा है वैसा दिखता नहीं। सिद्धांत और व्यवहार में ब्रिटिश संविधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पर ब्रिटिश सम्राट के पास वैसे वैधानिक रूप से पूरी शक्तियां हैं, लेकिन वास्तविक रूप में वह सर्वाधिक संवैधानिक प्रधान है। तो जरा देखें उसकी स्थिति के बारे में। क्रमिक रूप से शक्तियां कम होती गई, आज संवैधानिक प्रमुख बन गया है। किसी जमाने में यह कथन सही था कि सम्राट सर्वेसर्वा होता था, सभी प्रकार की शक्तियां उसके हाथ में निहित होती थी। वह किसी भी देश के साथ युद्ध की घोषणा कर सकता था, शांति समझौता कर सकता था, अपनी सेना को जो चाहे वैसा आदेश दे सकता था, प्रजा के ऊपर किसी प्रकार का कानून थोप सकता था, लागू कर सकता था। ये किसी जमाने में सच हुआ करती थी। आज ब्रिटिश सम्राट नाम मात्र का शासक बनकर रह गया है। सबसे पहले विशेषाधिकार। सम्राट को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है, जैसा कि
ग्लैडस्टन कहता है, जब से सम्राट का राज्याभिषेक होता है तब से लेकर के मृत्यु पर्यंत सम्राट के लिए हमेशा कोई न कोई परामर्शदाता अवश्य उपस्थित होता है। मतलब सम्राट अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करता। मान लीजिए नया निर्वाचन हुआ, किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया, तो सम्राट स्वविवेक का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। और लोगों के मन में इतनी धारणा है, इतनी श्रद्धा है सम्राट के प्रति कि सम्राट ने यदि किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया तो वह अल्पमत होने के बावजूद भी सम्राट की कृपा से, जनता के विश्वास से लंबे समय तक वह अपने पद पर बैठकर काम करता है, क्योंकि सम्राट का समर्थन उसको प्राप्त है। ये सम्राट पर श्रद्धा और विश्वास का उदाहरण है। ऐसे और भी कई अवसर आ सकते हैं जबकि सम्राट को स्वविवेक का प्रयोग करने का एक अवसर मिले, लेकिन ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं। लेकिन जब कभी भी ऐसे अवसर आते हैं, सम्राट जो भी निर्णय लेता है वह पूरे देश में मान्य होता है। दूसरा, सम्राट कभी कोई गलती नहीं करता। ये कहावत है, द किंग कैन डू नो रॉन्ग। इसके पहले हमने एक और कहावत को देखा था, सम्राट मर गया, सम्राट दीर्घायु। द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। यहां पर है द किंग कैन डू नो रॉन्ग, सम्राट कभी कोई गलती नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका पहला मतलब है कि जो व्यक्ति काम करेगा गलती भी नहीं करेगा, और जो काम करेगा ही नहीं गलती कैसे करेगा? काम करने वाले से गलती होती है, काम नहीं करने वाले से गलती नहीं होती। और सम्राट यदि कोई गलती नहीं करता, इसका मतलब यह है कि वह कोई काम नहीं करता। मतलब अपनी मर्जी से कोई भी कानून, कोई भी आदेश भी नहीं करता। द किंग कैन डू नो रॉन्ग, गलती वही करेगा जो काम कर सकता है। सम्राट कोई काम करता है, इसलिए उससे गलती होने का प्रश्न नहीं है। इसका दूसरा अर्थ, यदि मान सम्राट के सामने जो भी कागज पत्र पेश किए जाते हैं उसमें किसी न किसी उत्तरदायी व्यक्ति अर्थात किसी न किसी मंत्री का हस्ताक्षर रहता ही है। अभी मजे की बात हुई, दिल्ली के उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निर्देश दिया कि उनके पास जो भी फाइल भेजी जाती है उसमें केवल उसमें केवल मंत्री के सिग्नेचर होते हैं। ये गलत परंपरा है, उसमें मुख्यमंत्री का भी हस्ताक्षर होना आवश्यक है। और अरविंद केजरीवाल बिना अपना सिग्नेचर किए पूरी फाइल लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजते रहे थे। तो उपराज्यपाल ने कहा नहीं, मुख्यमंत्री का हस्ताक्षर कुछ फाइलों पर ही होना आवश्यक है। तो इंग्लैंड में सम्राट के सामने जो भी कागज पत्र आदेश रखे जाते हैं उसमें किसी न किसी मंत्री का हस्ताक्षर होता है। और यदि मान लीजिए सम्राट कोई गलती कर भी देता है उस आदेश के द्वारा, तो उत्तरदायी मंत्री की होती है, सम्राट की नहीं होती। प्रति हस्ताक्षर करता है। प्रति हस्ताक्षर का मतलब जैसे महाविद्यालय में विद्यार्थियों की उपस्थिति 75% होनी आवश्यक है, यह नियम है। तो प्रत्येक विषय के प्राध्यापक यह लिख कर देते हैं, या ये अंडरस्टैंडिंग है कि शिक्षक या प्राध्यापक क्लास में अटेंडेंस लेंगे, जिनका 75% से अधिक उपस्थिति होगी उनका परीक्षा फॉर्म यूनिवर्सिटी भेजा जाएगा। और लिख कर देते हैं तो उस पर अपना सिग्नेचर करते हैं और प्राचार्य प्रति हस्ताक्षर करते हैं। प्रति हस्ताक्षर का मतलब हुआ क्योंकि आप जिम्मेदार हैं, आप लिख कर दे रहे हैं, इसलिए मैं संस्था प्रमुख होने के नाते इस पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, ये मतलब। इसी प्रकार से
जब सम्राट के सामने कोई भी कागज पत्र आता है हस्ताक्षर के लिए, तो सम्राट देखते हैं किसी का सिग्नेचर है, अपना सिग्नेचर कर देते हैं, मतलब व्यक्ति वही जिम्मेदार होगा जिसका हस्ताक्षर है। दो बातें होंगी। इसका एक तीसरा बहुत मजेदार अर्थ है। यदि मान लीजिए सम्राट का सील का दुरुपयोग करते हुए कोई अधिकारी किसी गलत आदेश पर सम्राट का हस्ताक्षर ले लेता है धोखे से, मान लीजिए सम्राट के सील का दुरुपयोग करते हुए कोई अधिकारी सम्राट का हस्ताक्षर किसी गलत आदेश पर ले लेता है, तो क्या होगा? क्या सम्राट अपराधी माना जाएगा? नो, सम्राट का वह आदेश सही माना जाएगा। और यदि मान लीजिए बहुत गलत आदेश है, तो उस आदेश को निरस्त करने के लिए संसद कानून बनाएगी, लेकिन सम्राट का वह आदेश जब तक है तब तक सही माना जाएगा और सम्राट के पिता कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। ये है द किंग कैन डू नो रॉन्ग, सम्राट कभी कोई गलती नहीं करता। ओके, आगे देखिए। तीसरा, परामर्श अनुसार कार्य। सम्राट कोई भी काम बिना परामर्श के नहीं करता। उसके सिंहासनारूढ़ होने के समय से लेकर मृत्यु पर्यंत कोई न कोई व्यक्ति उसका परामर्श करता रहता जरूर है। और यदि मान लीजिए कभी सम्राट ने परामर्श के अनुसार काम करना से इनकार कर दिया और वह शासन में हस्तक्षेप करने लगा, तो वह राजनीतिक दलों की फुटबॉल बन जाएगा। क्यों? जेनिंग्स कहता है, ईश्वर कहता है, मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व राजतंत्र का संरक्षक है, क्योंकि हस्ताक्षर सम्राट प्राय तब करता है जब किसी मंत्री का हस्ताक्षर होता है, मतलब मंत्रिमंडल उत्तरदायी होता है, सम्राट उत्तरदायी नहीं होता। और जब तक मंत्रिमंडल उत्तरदायी है सम्राट के हर कार्य के लिए, तब तक इंग्लैंड में राजतंत्र सुरक्षित रहता है, सुरक्षित रहेगा, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी तो संसद के, पूरी जिम्मेदारी तो मंत्री की हो जाएगी। और यही उत्तरदायित्व सम्राट को दोषों से बचाता है, उत्तरदायित्व से बचाता है। और यदि मान लीजिए सम्राट भी हस्तक्षेप करना शुरू करेगा, तो स्वाभाविक है वो आलोचना के दायरे में आ जाएगा। और पूरे देश में, इंग्लैंड में आप किसी की भी आलोचना कर सकते हैं, किसी का विरोध कर सकते हैं, सम्राट का विरोध नहीं कर सकते। ये सब बातें प्रमुख होते हैं। और इसी संदर्भ में बहुत मजेदार बात हुई एक बात, क्योंकि सम्राट का हस्ताक्षर प्रत्येक आदेश पर होना आवश्यक है। तो एक बार ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्लैडस्टन, आप ग्लैडस्टन ये 1840-50 के आसपास थे, सॉरी लॉर्ड पामस्टन, जो कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री था, वो लॉर्ड पामस्टन। तो लॉर्ड पामस्टन एक बार खूब सारी फाइल लेकर के बकिंगहम पैलेस पहुंचे महारानी विक्टोरिया का सिग्नेचर लेने के लिए। तो महारानी विक्टोरिया सिग्नेचर करते करते थक सी गई, परेशान हो गए सिग्नेचर करते करते। उन्होंने अपना कलम को बंद किया और अपने प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन से कहा, मिस्टर पामस्टन, ये बताओ, यदि कल को हमारी संसद एक प्रस्ताव पास कर देती है कि महारानी विक्टोरिया को कल सवेरे फांसी पर लटकाया जाएगा, तो क्या उस आदेश पर भी मेरा सिग्नेचर तुम लोगे? महारानी विक्टोरिया ने कहा, यदि कल, मतलब यस्टरडे, संसद एक प्रस्ताव पारित कर देती है कि कल, मतलब टुमारो, महारानी विक्टोरिया को फांसी पर लटकाया जाएगा, तो क्या ऐसे मृत्यु पत्र पर भी तुम मेरा हस्ताक्षर लोगे? क्या जरूरी है? लॉर्ड पामस्टन ने कहा, यस योर हाइनेस, हाँ महारानी, हाँ साम्राज्ञी, आपके सिग्नेचर के बिना आपको फांसी पर कैसे लटकाएंगे? जब तक सम्राट का सिग्नेचर नहीं होगा कोई आदेश लागू ही नहीं हो सकता। तो ये है कि प्रत्येक
कागज पत्र पर सम्राट का हस्ताक्षर आवश्यक है। भारत के संदर्भ में भी यही है। तो यदि मान लीजिए कोई मंत्रिमंडल सम्राट के मृत्यु पत्र पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध करे तो सम्राट को अपने मृत्यु पत्र पर हस्ताक्षर करना पड़ेगा, क्योंकि मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, अपने समस्त कार्यों पर उत्तरदायी होता है, और यही उत्तरदायित्व सम्राट को सुरक्षित और संरक्षित बनाए रखता है। फिर चौथा है वास्तविक शक्ति। बहुत मजेदार बात हुई। सम्राट की जो भी शक्तियां हैं उत्तरदायी मंत्रिमंडल उसका उपयोग करता है। नाम होता है सम्राट का, काम करता है मंत्रिमंडल, ठीक। लेकिन इसमें से एक निष्कर्ष निकला। वाल्टर बेटहार्ट कहता है कि सम्राट वस्तुतः 3 प्रकार की शक्तियों का उपयोग करता है। एक्चुअली वास्तविक रूप में 3 प्रकार की शक्तियों का उपयोग करता है। कैसे? सबसे एक पहले प्रोत्साहन देने का अधिकार। प्रोत्साहन, मनोबल बढ़ता है। यदि मान लीजिए मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री के किसी मंत्री विशेष ने बढ़िया काम किया, उसको पीठ थपथपाता है, प्रोत्साहन देता है, और सम्राट को प्रोत्साहन मिलता है। मतलब जैसे एक संरक्षक को एक पिता का आशीर्वाद बच्चों को मिलता है, वही भावना मंत्रियों के मन में आती है, और वो दुगने तिगने शक्ति से और बढ़िया से बढ़िया काम करके दिखाने के बारे में सोचते हैं। तो प्रोत्साहन देने का। दूसरा है परामर्श देने का अधिकार। सम्राट परामर्श देता है, यद्यपि वह दूसरों के मंत्रिमंडल के परामर्श पर काम करता है, लेकिन यदि मान लीजिए मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री कुछ शंकित है, उसको कुछ संदेह हो रहा है, कंफ्यूजन में आ गया है, काम करूं या न करूं, करूं तो कैसे करूं, ना करूं तो क्यों न करूं, इस प्रकार से यदि ऊहापोह की स्थिति में आ गए हैं प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल, तो सम्राट परामर्श देता है। प्रधानमंत्री आते हैं चले जाते हैं, मंत्रिमंडल के मंत्री आते हैं चले जाते हैं, कोई हिसाब किताब नहीं, सम्राट अपने पद पर बना रहता है। देखिए, अभी तक इंग्लैंड में जितने भी सम्राट हुए सबसे लंबे समय तक महारानी एलिजाबेथ की सिंहासनारूढ़ रही। इस बीच 15 प्रधानमंत्री आए और गए। मृत्यु के एक दिन पहले उन्होंने नए प्रधानमंत्री को नियुक्ति शपथ दिलाई, एक दिन पहले। तो सम्राट का जो विचार होता है, उसके द्वारा जो एक परामर्श होती है, लंबे अनुभवों का परिणाम होता है। वह जब परामर्श देता है प्रधानमंत्री को, तो उसका परामर्श निष्पक्ष होता है, उसमें कोई दलगत भावना नहीं। और कोई भी प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल का कोई सदस्य सम्राट पर परामर्श के लिए बिल्कुल पूरी तरह से निर्भर हो सकता है। तो एक है प्रोत्साहन, दूसरा है परामर्श, और तीसरा है चेतावनी देने का अधिकार। ये नहीं कि खबरदार मार डालूंगा तो देख लेना, ऐसा नहीं। चेतावनी देने में भी एक लज्जा होता है, और सम्राट का जो वाक्य होता है उसको जरा गौर से ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल का सदस्य कोई काम करना चाह रहा है, तो उसको धमकाता नहीं है। सम्राट कहता है, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर मिनिस्टर, पूरे देश की जनता ने आपको मंत्री का पद दिया है, प्रधानमंत्री बनाया है। आप जो भी काम करेंगे जनता का भला होता है। पूरी जनता आप पर विश्वास करती है, इस विश्वास को बनाए रखेंगे और ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे आपको पछताना पड़े या जनता का अहित होता। समझदार प्रधानमंत्री समझ जाता है कि सम्राट इस काम के पक्ष में नहीं है और मुझे चेतावनी दे रहा है, क्योंकि उसके पास पिछला लंबा अनुभव। तो यह है परामर्श, प्रोत्साहन, चेतावनी देने का अधिकार। इन शक्तियों का प्रयोग सम्राट पूरी ईमानदारी से और अच्छी तरह से करता है, और यही उसकी वास्तविक शक्तियां हैं, जैसा बेटहार्ट करता है। फिर है राजा राज्य करता, शासन भी करता है। बिल्कुल बढ़िया। जेनिंग्स से बड़ी मजे की बात कही। उसने कहा, यह बकिंघम पैलेस, यह
विशाल गगनचुंबी अट्टालिका है जिसमें राजनीतिक शून्यता है। वहां पर राजनीति नहीं होती, जबकि राजनीति का मुखिया है वह केवल यही देखता है कि सभी पक्ष राजनीति का खेल नियमों के अनुसार खेले। मतलब वह एक प्रकार का एम्पायर होता है, निर्णेता होता है। एम्पायर तो है ही, एम्पायर भी होता है। ये सब नियमों के अनुसार राजनीति का खेल खेला जाए। वह हस्तक्षेप नहीं करता, वह परामर्श को चेतावनी देता है। तो वह राज्य करता है, राजा राज्य करता है, प्रधानमंत्री शासन करता है। प्रधानमंत्री शासन भी करता है तो राजा के नाम से करता है। ये राजा राज्य करता है और वह संवैधानिक प्रमुख है। फिर है अंतिम सम्मानजनक स्थिति। पूरे देश में सम्राट को जितना सम्मान दिया जाता है उतना सम्मान का पात्र कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। वह अपने आचरण से, वह अपने व्यवहार से, वह अपने कार्य से एक सम्मान की स्थिति को प्राप्त करता है। कहीं पर भी वह कोई हस्तक्षेप नहीं करता, कहीं पर भी वह कोई तड़कबाजी नहीं करता। पिछले दिनों समाचार पत्र में आया था, बोरिस जॉनसन हर बुधवार को बकिंघम पैलेस जाकर के महारानी एलिजाबेथ से मिलते थे और उनसे पूरे सप्ताह भर के बारे में, पिछले सप्ताह में जो हुई और आगे जो होने वाला है, इन सभी विषयों के बारे में उनसे चर्चा करते थे। समय समय पर वह प्रधानमंत्री सम्राट से जाकर मिलता है। आखिर प्रधानमंत्री सम्राट का प्रमुख परामर्शदाता होता है। तो जितना सम्मान ब्रिटिश सम्राट को दिया जाता है, कोई भी व्यक्ति सम्राट के विरुद्ध एक शब्द नहीं करता, कोई विरोध नहीं करता, कोई आलोचना नहीं करता, आलोचनाओं से ऊपर है। और यहां तक कि सम्राट कोई भी गलती कर देंगे, कोई भी अपराध कर देंगे, तो कोई भी कानून ब्रिटिश सम्राट के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता। सम्राट को कानून के ऊपर माना जाता है। इतना जब सम्मान दे रहे हैं तो सम्राट अपराध करेगा क्यों, गलती करेगा क्यों? इस प्रकार से ब्रिटिश सम्राट की स्थिति सम्मानजनक है। वह संवैधानिक प्रधान है जहां पर गगनचुंबी अट्टालिका तो है लेकिन राजनीतिक शून्यता है। तो कहना चाहिए ब्रिटिश सम्राट एक संवैधानिक प्रमुख है और संवैधानिक प्रमुख के रूप में एक सम्मानजनक स्थिति में वह रहता है। अब देखें, ये हो गया उसकी स्थिति के बारे में। थोड़ा सा औचित्य पर विचार करें। आखिर राजतंत्र का औचित्य क्या है? जब सम्राट आपने एक व्यक्ति को बनाकर बिठा दिया, कोई काम नहीं करता, तो सम्राट की आवश्यकता क्या है? हटा दीजिए सम्राट के पद को, उसके जगह प्रधानमंत्री को मुखिया बना दीजिए। नहीं, एक तो मुखिया का होना आवश्यक है। तो राजतंत्र का औचित्य क्या है? अभी तक राजतंत्र क्यों बना हुआ है? दुनिया का सबसे पुराना राजतंत्र क्यों है अभी तक? खत्म कर दो। जैसे दुनिया के कई देशों ने राजतंत्रीय व्यवस्था को, वंशानुगत व्यवस्था को जैसे खत्म किया, वैसे आप भी कर दीजिए। नहीं, देखिए कौन कौन से औचित्य के कारण है। पहला है लोकतंत्र का समर्थन। किसी के माने में सम्राट निरंकुश शासन का समर्थन हुआ करता है। जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी शक्तियां कम होती गई, लोकतंत्र का विकास होता गया, जनता को कई प्रकार के अधिकार मिलते गए और उसी अनुपात में जनता की संस्था हाउस ऑफ कॉमन्स की शक्तियां बढ़ती गई, लोकतंत्र का विकास होता गया। राजतंत्र की शक्तियां कम होती गई, लोकतंत्र की शक्तियां बढ़ती गई। तो पहले जो सम्राट निरंकुशता का समर्थक हुआ करता था, आज धीरे धीरे करके तो लोकतंत्र का समर्थक बन गया है। और यदि कोई हमारा समर्थन करता है तो वो चुपचाप बैठा रहे, पड़ा रहे। क्यों हम उसको हटाएंगे, क्यों हम उसको खत्म करेंगे? इस प्रकार से ब्रिटिश सम्राट लोकतंत्र का समर्थक बन गया है, बाधक कभी नहीं होगा। और यदि कोई सम्राट कभी बाधक बनने की कोशिश किया, वह सफल नहीं हो पाया, उसको पद से हटा दिया है, चाहे वह जेम्स सेकंड हो, चाहे वह चार्ल्स हो। दूसरा है रूढ़िवादिता। अंग्रेज रूढ़िवादी होते हैं, हम लोग भी रूढ़िवादी होते हैं, लेकिन हम लोगों की रूढ़िवादिता अंधविश्वास से युक्त होती है। अंग्रेजों की रूढ़िवादिता की विशेषता यह है कि वह किसी पुरानी चीज को पूरी तरह से खत्म नहीं करते, उसमें युगानुकूल परिस्थितियों के अनुकूल सुधार करके उसका उपयोग करते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता है।
और यही कारण है कि सम्राट का पद इतना रूढ़िवादी होने के बावजूद, हजारों वर्षों से पुराना होने के बावजूद उसको उन्होंने इस प्रकार से संयोजित कर लिया है, वो लोग की वह राजतंत्र भी लोकतंत्र का समर्थक बन गया है। ये ब्रिटिश रूढ़िवादिता की सबसे बड़ी पहचान है। उसको युगानुकूल परिवर्तित करके समयानुकूल बना लेते हैं। तीसरा है आवश्यकता। आखिर आवश्यकता तो पड़ेगी ही, क्योंकि प्रधानमंत्री जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति सर्वेसर्वा है, इंग्लैंड में सम्राट सर्वेसर्वा है। तो जब वह हमारे अनुकूल है, हमारे प्रतिकूल नहीं है, किसी काम में वह बाधक बनकर सामने नहीं आता, हर प्रगतिशील कार्यों का वह समर्थन करता है, हमारा मनोबल ऊंचा करता है, तो राष्ट्रपति तो सम्राट बना रहे अपने पद पर, क्या फर्क पड़ता है। और यदि मान लीजिए उन्होंने सम्राट के पद को हटा करके, सम्राट के पद को समाप्त करके उन्होंने राष्ट्रपति का पद स्थापित कर भी दिया, तो जो निर्वाचित राष्ट्रपति होगा उसके मन में शक्ति प्राप्त करने की आकांक्षा उत्पन्न हो सकती है। और यदि निर्वाचित राष्ट्रपति शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करता है तो परिणाम क्या होगा, राष्ट्रपति की स्थिति बहुत गड़बड़ हो जाएगी, राष्ट्रपति बदनाम हो जाएगा। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों के बीच दगाफवार, रस्सा खींच की प्रतियोगिता चल पड़ेगी। इससे बेहतर यह है कि एक व्यक्ति है, नाम मात्र का शासक बनाकर रखा जाए और इससे सम्राट से बढ़कर ऐसा अच्छा व्यक्ति और कहा मिलेगा। फिर सर्वोच्च परामर्शदाता, उसके परामर्श लंबे अनुभवों पर आधारित होते हैं, उसके परामर्श निष्पक्ष होते हैं और प्रधानमंत्री श्रेष्ठ परामर्श प्राप्त करने के लिए सम्राट पर पूरी तरह से निर्भर हो सकता है, क्योंकि उसको अपने कोई स्वार्थ को पूरा नहीं करना है, उसकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, वो सब काम बढ़िया ढंग से करता है। फिर है विशिष्ट कार्य। सम्राट को कई विशिष्ट कार्य करने पड़ते हैं, जैसे वो राष्ट्रमंडल का मुखिया है, धार्मिक नेता है, इंग्लैंड स्थित समस्त चर्चों का अध्यक्ष है। यदि मान लीजिए कोई निर्वाचित व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया तो क्या वह धर्म के प्रति उतना निष्ठावान हो सकेगा जितना ब्रिटिश सम्राट है? हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाए जो धार्मिक कार्यों में रुचि न लेता हो, धर्म के बारे में पूरी तरह से नास्तिक हो, ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा तो वह किस प्रकार से धार्मिक नेता बन सकेगा, किस प्रकार से वह ब्रिटिश चर्चों का अध्यक्ष बन सकेगा। तो सम्राट को कुछ ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जो उसे विशिष्ट बनाते हैं। और दूसरी चीज, यदि मान लीजिए निर्वाचित राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को बना दिया तो राष्ट्रमंडल का अध्यक्ष के रूप में आज 14 देश उसकी प्रजा मानी जाती है। क्या ये 14 देशों का पूरा समर्थन, पूरी निष्ठा निर्वाचित राष्ट्रपति को मिल सकेगी? नहीं मिल सकेगी। फिर है एकता का प्रतीक। ब्रिटिश सम्राट एकता का प्रतीक, उसके मन में कोई भी विरोध या दुर्भावना नहीं, पूरे राष्ट्र को एकजुट बनाकर रखता है। उसकी एक छोटी सी अपील, यदि ऐसी कभी आवश्यकता पड़ी तो उसकी एक अपील पर पूरी ब्रिटिश की जनता सामने आ जाएगी, सड़क पर आ जाएगी, उसका समर्थन करने के लिए आएगी। यह है उच्च आदर्शों का प्रतीक। सम्राट अंग्रेजों के लिए एक आदर्श होता है। सम्राट का व्यवहार, उसका चाल चलन, उसके बातें, ये सब चीजें ब्रिटिश प्रजा के लिए आदर्श का प्रतीक होता है। एक ऐसा उदाहरण आता है कि एक बार ब्रिटिश राजकुमारी वगैरह जब शाम को घूमने निकलते थे तो हैट पहन करके निकलते थे, टोपी। तो उन राजकुमारियों के हैट पहनने को देख करके जितने भी अंग्रेजों के बच्चे थे ये सब हैट पहनने लगे और हैट्स की बिक्री बहुत ज्यादा बढ़ गई। टोपी की बिक्री इतनी ज्यादा बढ़ी कि लोग बहुत खुश हो गए, चलो बहुत बढ़िया। लेकिन फैशन तो ये फैशन है। जब राजकुमारियों ने घूमने जाते समय हैट लगाना बंद कर दिया तो अंग्रेजों के बच्चे भी हैट लगाना बंद कर दिए। परिणाम ये हुआ कि हैट्स की बिक्री कम हो गई।
तो उन हेड बनाने वाली कंपनियों ने फिर सम्राट से जाकर अनुरोध किया कि ऐसी ऐसी बात है, हमारी रोजी रोटी का प्रश्न है, आप फिर से इसको शुरू करिए। तो सम्राट ने अपने बच्चों को फिर कहा था, आप लोग फिर से तुम लोग घूमने जाते समय फिर से पढ़ना शुरू करो। ये देखिए सम्राट का प्रभाव आम जनता पर किस प्रकार से होता है। फिर है सही नेतृत्व देता है, उस पर सही नेतृत्व देता है, मतलब कि आप उस पर प्रधानमंत्री उस पर भरोसा कर सकता है, पूरे देश को सही नेतृत्व देता है। फिर है धार्मिक नेतृत्व, इसकी चर्चा हो चुकी है। फिर बाधक नहीं, सम्राट लोकतंत्र के मार्ग में बाधक नहीं, प्रत्येक प्रगतिशील कार्य का वह समर्थन करता है, क्योंकि उसके आखिर उसके आदेश से ही सब काम होता है, तो बाधक नहीं है और अंतिम है, कम खर्चे नहीं सोचता है। ब्रिटिश सम्राट का पद वह ब्रिटिश बजट के 1% का 20 पैसा, मतलब कि 1% का 20वां भाग सम्राट पर खर्चा होता है। तो इससे कम खर्चीली व्यवस्था अंग्रेज कहां से ला पाएंगे। यदि मान लीजिए राष्ट्रपति का पद रखते हैं तो उसके निर्वाचन पर करोड़ों और लाखों पाउंड खर्चा हो जाएंगे, तो आखिर खर्चा तो होगा, देश के शासन का नुकसान तो होगा, फिर इतना हल्ला गुल्ला बहुत ज्यादा हो जाएगा, अनेक प्रकार की परेशानियां आएंगी। इससे बेहतर यही है कि सम्राट का पद बना रखा जाए। यहाँ तक कि मजदूर दल जो परंपरागत संस्थाओं का विरोध करता है, उसने भी कभी भी सम्राट के पद को समाप्त करने के बारे में कोई एक बात नहीं बोला है। आज पूरे अंग्रेज किसी एक विषय पर यदि एकमत हो सकते हैं तो वह ब्रिटिश सम्राट का पद बनाए रखा जाए। इस प्रकार से ब्रिटिश, इसलिए कहा जाता है कि पूरी दुनिया में यदि कहीं पर राजतंत्र सुरक्षित है तो सबसे ज्यादा सुरक्षित इंग्लैंड है। ये है ब्रिटिश राजतंत्र का औचित्य। एक छोटा सा पॉइंट है इसके अंतर्गत, प्रीवी परिषद, प्रीवी काउंसिल। पिछले संविधान के विकास के अंतर्गत ये शब्द आया था, प्रीवी परिषद, कि पहले मैग्नम काउंसिल, सबसे पहले वीटी नागपाट था, उसके बाद मैग्नम काउंसिलियम बना, मैग्नम काउंसिलियम से क्यूरिया रेजिस बनी, क्यूरिया रेजिस से प्रीवी परिषद का विकास हुआ। प्रीवी परिषद, प्रीवी काउंसिल, इसके बारे में संक्षिप्त में जानकारी केवल दी जा रही है। इसको न तो परीक्षा में कभी पूछता है, न तो इसका कोई ज्यादा उपयोग है। इसमें प्रीवी परिषद में कितने लोग, लगभग 330 सदस्य होते हैं। इसमें बिशप, आर्क बिशप या कुछ धार्मिक नेता होते हैं, कानूनी लॉर्ड होते हैं। कानूनी लॉर्ड मतलब इंग्लैंड के सर्वोच्च न्यायालय के 9 कानूनी लॉर्ड्स ये सदस्य होते हैं। फिर राजदूत, स्पीकर माने कानून सभा का सदस्य का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का सदस्य, कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति और अधिराज्यों के प्रधान। अधिराज्य जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड जैसे 14 देश, इनके मुखिया या गवर्नर जनरल, इतने सदस्यों को मिलाकर के प्रीवी परिषद का गठन किया जाता है। इसकी नियमित बैठकें नहीं होती, लेकिन समय समय पर इसकी बैठकें बुलाई जाती हैं। पूरे प्रीवी परिषद को प्रायः 2 अवसरों पर बुलाया जाता है, एक सम्राट के राज्याभिषेक के अवसर पर और दूसरा सम्राट की मृत्यु के अवसर पर। पूरे प्रीवी परिषद को बुलाया जाता है, लेकिन प्रीवी परिषद कुछ काम करती है, जैसे यह सब परिषद आदेश जारी करती है, जिसे भारत का अध्यादेश करती है। प्रीवी परिषद के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। सिग्नेचर होता है सम्राट का। अच्छा, प्रीवी परिषद का मुखिया सम्राट होगा, तो सम्राट की अध्यक्षता में प्रीवी परिषद की बैठक बुलाई जाती है। तो अध्यादेश जारी करना, प्रदत्त विधान के अंतर्गत आदेश जारी करना, प्रदत्त विधान विधायी शक्तियों के अंतर्गत आ चुका है। और तीसरा है उपनिवेशों के लिए अंतिम अपीलीय न्यायालय है। ये अभी न्यायपालिका की भूमिका समाप्त हो चुकी है। किसी जमाने में जब इंग्लैंड के अधीन उपनिवेश हुआ करते थे, तो इन उपनिवेशों के सर्वोच्च न्यायालय के विरुद्ध प्रीवी परिषद में अपील की जा सकती थी। प्रीवी परिषद की बैठक या प्रीवी परिषद इंग्लैंड में हुआ करता था, लंदन में। भारत जैसे उपनिवेश था 1947 के पहले, तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय था, उसका नाम था फेडरल कोर्ट। इस फेडरल कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध प्रीवी परिषद में अपील की जा सकती थी। इंग्लैंड जाकर का अंतिम अपील कर सकते थे, और प्रीवी परिषद जो निर्णय देता था वह अंतिम होता था।
1947 के में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रीवी काउंसिल को अपील बंद कर दी गई और भारत के फेडरल कोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय का नाम दिया गया है। तो प्रीवी परिषद नाम मात्र की संस्था है, लेकिन इसके नाम से कुछ काम किए जाते हैं। ये है ब्रिटिश कार्यपालिका के अंतर्गत सम्राट और प्रीवी परिषद। इसकी चर्चा हुई। आप सभी को धन्यवाद।